हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज गरिमा शर्मा, वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, बैक एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, 2 पार्ट्स में की है हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसी चैप्टर का, उसमें एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है रेयोत, इसका मतलब क्या होता है। सेकंड है महल, थर्ड निज एंड फोर्थ है रेयोती। तो आप सबने पढ़ा है, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो पहले आप उनको देखिए और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली आ जाएंगे। फिर हम इनके आंसर्स कर लेते हैं। चलो, रेयोत का मतलब होता है पीजेंट्स। क्या होगा? पीजेंट, जो खेतों में काम करते हैं। महल, महल क्या बोला गया था उस टाइम पे? महल एक विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोला गया था। निज, निज क्या होता है? कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। जब प्लांटर्स अपनी खुद की लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है निज कल्टीवेशन। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो है रेयोती। रेयोती का मतलब बोलता है कल्टीवेशन ऑन रेयोत्स लैंड। जब रेयोत की खुद की लैंड पे कल्टीवेशन की जाती है तो उसको बोलते हैं रेयोती। और अगर प्लांटर्स की लैंड पे कल्टीवेशन की जाती है तो उसको बोलेंगे हम निज कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपको दे रखी वो है ग्रोवर्स ऑफ वुड। वुड क्या था? वुड एक कल्टीवेशन क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती थी यूरोप में। जब तक हमारा इंडिगो वहां नहीं पहुंचा था तो वो लोग वुड की कल्टीवेशन करते थे और उससे अपने कपड़ों को डाई करते थे। ठीक है, आपको ध्यान आ गया होगा। ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशंस ऑन देयर अर्निंग। अब जो यूरोप के लोग थे जो वुड को ग्रो कर रहे थे, उसी से उनकी अर्निंग होती थी। तो उनके कंपटीशन में कौन सी ऐसी क्रॉप आ गई जिससे उनकी अर्निंग कम हो गई? तो हमें पता है कि उसके जो कंपटीशन था उसमें क्या आई थी? इंडिगो। क्योंकि इंडिगो कंपटीशन में किस लिए? क्योंकि इंडिगो का जो कलर आता था, इंडिगो की जो क्रॉप थी उनसे जो कलर बनता था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनता था। लेकिन वुड की कल्टीवेशन से जो कलर बनाते थे लोग डाई करने के लिए वो बिल्कुल डल होता था, बिल्कुल पेल कलर होता था। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ। जो डिमांड बढ़ी थी इंडिगो की 18th सेंचुरी के लास्ट में ब्रिटेन में, है ना। क्योंकि पहले जो इंडिगो की यहाँ पे वो एक्सपोर्ट किया जाता था तो वो कितना था? इंडिगो सिर्फ इंडिया से 25% तक किया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते ब्रिटेन में ही केवल 95% तक इंडिगो जाने लगा था। तो इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई थी, वहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे काम होने लगा था। तो इसीलिए उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। जैसे कि बंगाल में जब इंडिगो को ग्रो करने से लोगों ने मना कर दिया, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे रिबेलियन भी हुए, काफ़ी विरोध भी हुए। लोगों ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे लेकिन हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद ये ब्रिटिश की तरफ से भी आया कि हाँ, जो कोई अगर नहीं करना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती फोर्स ना किया जाए। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश को छोड़कर बिहार की साइड चले गए और उन्होंने इंडिगो के उसमें मतलब ये लगा लो इंडिगो के साथ साथ एक और डिस्कवरी की, किस डाई की डिस्कवरी की? सिंथेटिक डाई। ओके, सिंथेटिक डाई की उन्होंने डिस्कवरी की। पहले सिर्फ इंडिगो डाई बनाई जाती थी, अभी बिहार में जाके उन्होंने सिंथेटिक डाई भी बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है लास्ट वन, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। जो चंपारण मूवमेंट हुई थी जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था, तो मूवमेंट किस चीज़ के खिलाफ थी? वो मूवमेंट थी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, अपोजिट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। क्योंकि अब बिहार में, क्योंकि चंपारण मूवमेंट कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। और अब बिहार के लोग भी बिल्कुल थक गए थे, उन लोगों को भी पता लग गया था इंडिगो सिस्टम का। तो अब वो भी नहीं चाहते थे कि इंडिगो को ग्रो करें, लेकिन उनको प्लांटर्स के दबाव में आकर ऐसा करना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें वो इंडिगो ग्रो नहीं करने के लिए बात की। और ये किसने स्टार्ट की थी? इंडिगो प्लांटर्स ने, सॉरी इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में स्टार्ट की थी बिहार के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। एक्सप्लेनेशन आपने देखी है, नहीं देखी तो आप दोबारा से देखिए। परमानेंट सेटलमेंट होता है क्या है? इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, काफ़ी सारे पॉइंट राइट आउट कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ।
मैंने आपको शॉर्ट में ही दो पॉइंट्स दिए हैं। परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि राजा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कंपनी ने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये पूरा गांव आपके अंडर में रहेगा, आप ही किसी तरीके से भी कैसे भी इन लोगों से कितना भी रेवेन्यू वसूल कर सकते हो, लेकिन हमें आप इतना परसेंट दे देना, जो भी डिफाइन हुआ। और ये जो परसेंटेज उन्होंने मांगा वो उन्होंने बोला है कि हम जो ये सेटलमेंट बोल रहे हैं, जो टैक्सेस का परसेंटेज बोल रहे हैं, वो फिक्स होगा, परमानेंट होगा, हम इसको इन फ्यूचर कभी भी इंक्रीज नहीं करेंगे, कभी बढ़ाएंगे नहीं। ओके तो इस तरीके से उन्होंने लैंडलॉर्ड और जमींदार्स को रेडी किया। उनको क्या लालच दिया कि आप कितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए अपने गांव से या अपने किंगडम से, अपने आसपास जो भी आपका एरिया आपके अंडर में आता है उससे, लेकिन हमें एक परमानेंट सेटलमेंट दे दीजिए, हमें एक परमानेंट रेवेन्यू दे देना, इतनी मनी हमें प्रोवाइड करवा देना, आप चाहे कितना भी ज़्यादा ले लेना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली। तो क्लियर क्या था कि बिल्कुल फिक्स था अमाउंट, ये नहीं था कि आप इन फ्यूचर बढ़ा दोगे, ठीक है। हालांकि इसमें और भी ये था कि लोगों ने देखा कि इंडिगो से उनको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उनके पास इतनी ग्रोथ, इतनी कल्टीवेशन हो ही नहीं पा रही थी कि वो रेवेन्यू पे भी कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट किया था ना, वो इतना ज़्यादा हाई कर दिया था कि उसको देने के बाद इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था, ना तो उन लोगों के पास जो बिल्कुल छोटे लेवल पे थे, जो टैक्स या रेवेन्यू पे करते थे, और ना ही लैंडलॉर्ड या जमींदार को कुछ बचता था। वो सारा का सारा रेवेन्यू या सारा का सारा जो मनी अमाउंट था वो किन के पास चला जाता था, कंपनी के पास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज द मालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, मालवारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम हमने अभी देखा कि इसके अंदर एक रेवेन्यू फिक्स कर दी गई, एक अमाउंट फिक्स कर दी गई, आप कंपनी को सिर्फ इतना ही पे कीजिए, बाकी सारा जो बचा वो आपका, कंपनी ने ये बोल दिया। लेकिन मालवारी सिस्टम के अंदर क्या था, मालवारी सिस्टम में था कि कंपनी किसी भी अमाउंट को फिक्स नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उन्होंने देखा कि समटाइम्स तो होता है कि लोगों के पास जो क्रॉप्स है, जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर पाते जितना उन्होंने परमानेंट या फिक्स किया है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो जाती है और उस टाइम पे जो कंपनी है उसको ये फील होता है कि भाई उसके पास तो बहुत ही कम परसेंटेज है, उसके पास तो बिल्कुल परसेंटेज है ही नहीं, सबसे ज़्यादा लॉस तो उसी को हुआ है, तो उसको लगता है कि हाँ मुझे बढ़ा देना चाहिए था। तो मालवारी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो अपनी रेवेन्यू, अपना जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी भी टाइम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या कभी कम भी कर सकते हैं। हालांकि वो कम करेंगे नहीं। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू रेट वॉज फिक्स। बिल्कुल क्लियर था कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू रेट होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे और वो इंक्रीज नहीं किए जाएंगे। लेकिन मालवारी सिस्टम में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया कि रेट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कभी बढ़ा भी दिया जाएगा और कभी घटा भी दिया जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियडिकली। अगर नीड है बढ़ाने की तो इंक्रीज कर देंगे और नीड अगर घटाने की, उस टाइम पर उनकी क्रॉप्स वगैरह नहीं हुई है तो वो उसको कम भी कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स इन परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार या लैंडलॉर्ड, देखो यहाँ पे भी था ये पॉइंट और यहाँ पे भी आ गया, जमींदार या कलेक्टर ही रेवेन्यू को या उसको टैक्स को कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे कंपनी नहीं आएगी, उनको एक पार्ट या एक फिक्स अमाउंट कंपनी को पे करना होगा एंड गिव ए फिक्स पार्ट टू द कंपनी। बट इन मालवारी दिस वर्क वॉज डन बाय द विलेज हेडमैन। अब यहाँ पे मालवारी सिस्टम में ये जो काम है ये ना तो जमींदार कर रहे हैं ना लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं, एक हेड बना दिया है उसका गांव का या विलेज का, और वही ये सारे काम करेगा। ओके तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 प्रॉब्लम्स दैट अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम फिक्सिंग रेवेन्यू। आपको 2 प्रॉब्लम बताने कि क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने आई जब उन्होंने मुनरो सिस्टम को स्टार्ट किया और रेवेन्यू को फिक्स किया। रैयत्स वर सपोज टू इम्प्रूव देयर लैंड। अब जो रैयत लोग थे, जो किसान थे या जो लेबर वहाँ के काम करने वाले थे खेतों में, उनको क्या करना था, उनको अपनी लैंड को इम्प्रूव करना था, क्योंकि अगर लैंड अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे फसल भी अच्छी नहीं होगी, क्रॉप्स भी अच्छी ग्रो नहीं करेंगी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। अब क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनको कुछ बचता ही नहीं था, वो जितना ग्रो करते थे सारा तो कंपनी ले जाती थी, सारा टैक्स में और रेवेन्यू में ही चला जाता था, और जो कुछ बच जाता था वो उनके लोन कंप्लीट करने में, लोन खत्म करने में ही चला जाता था, मतलब वो पहले कर्ज में थे। द सिस्टम सपोज पीजेंट्स टू गेट चेंज इनटू रिच एंटरप्राइजेस फार्मर्स बट दिस डिड नॉट हैपन। और जो कंपनी है उसको ऐसा लगता था कि उसने जो ये पॉलिसीज दी हैं पीजेंट्स को,
रेयोट्स को जो पॉलिसीज दी हैं उससे क्या होगा, जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे कि वो बार बार इंडिगो ग्रो करेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन कंपनी ने पैसा तो छोड़ा ही नहीं, सारा पैसा तो कंपनी खा गई, सारा पैसा तो कंपनी ने ले लिया। तो क्या हुआ, फार्मर जो थे वो ऐसा हुआ नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रिच हुए, वो तो बल्कि और उल्टा गरीब हो गए थे। द रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हायर रेवेन्यू डिमांड, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। बेशक वो फिक्स थी, उन्होंने परमानेंट कर दिया था, फिक्स कर रखा था उस टाइम पे, लेकिन रेवेन्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनकी जो डिमांड पहले से थी। रेट्स वर नॉट एबल टू पे दिस मच रेवेन्यू, और इतनी ज़्यादा रेवेन्यू थी कि वो पूरा ग्रो करने के बाद भी, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सारा काम करते थे, लेकिन फिर भी वो उसको पे करने में कंप्लीटली समर्थ नहीं थे, एबल नहीं थे, वो उसको पे ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आई थी न्यू मोनरो सिस्टम के सामने जब वो रेवेन्यू फिक्स की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वर रेयोट्स रेलुक्टेंट टू ग्रो इंडिगो, जो रेयट्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो इंडिगो ग्रो क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों उसके खिलाफ थे। रेयट्स वर रेलुक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो, जो प्राइस उनको उसके बदले में मिलता था, इंडिगो के बदले में, कि वो इंडिगो ग्रो करेंगे, कंपनी ने बोला था ना कि इंडिगो ग्रो करो और आपको इसके बदले में हम आपको प्राइस भी देंगे, हम आपको लोन भी देंगे और इससे आप पैसा भी कमाओगे, हमारा लोन भी पे कर दोगे, साथ साथ पैसा भी कमाओगे। लेकिन इंडिगो के बदले में उनको जो पैसा मिलता था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, बहुत ही लो, कंपनी बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लेती थी। द प्लांटर इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल इन ईच विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। और दूसरी बात क्या थी, जो प्लांटर्स थे, इंडिगो ग्रो करवाने वाले जो लोग थे, वो क्या चाहते थे कि जो इंडिगो है उसकी कल्टीवेशन अच्छी सोइल पे हो, जो सबसे बेस्ट सोइल हो, वो बिल्कुल जो फर्टाइल सोइल हो, जहाँ पे वो राइस ग्रो करते हैं, वहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन की जाए ताकि इंडिगो अच्छा हो। लेकिन पीजेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे। पीजेंट क्यों ग्रो करेंगे अच्छी लैंड पे, क्यों? क्योंकि जो इंडिगो है, अगर उसको आपने एक किसी सॉइल में ग्रो कर दिया तो उसकी उस सॉइल को वो बिल्कुल ख़राब कर देती थी, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती थी कि वो पूरी मिट्टी को एग्जॉस्ट कर देती थी, वहाँ पे उसके बाद कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता था। एज द इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट्स, क्योंकि उसकी बहुत गहरी रूट्स थी, इट एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो ख़त्म कर देती थी। एंड द लैंड वॉज अनफिट फॉर राइस कल्टिवेशन, और जो ज़मीन थी कल्टिवेशन के लिए, राइस कल्टिवेशन के लिए तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, तो वहाँ पे राइस बाद में नहीं ग्रो हो पाता था। इसलिए रैयत जो थे या पीजेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो ग्रो करें, क्योंकि उनको डबल लॉस हो रहा है, एक तो उनको डेट भी लेना पड़ेगा, उनको कर्ज लेना पड़ेगा और वो उसी में दबे रह जाते थे, और डबल मेहनत होती थी, राइस से बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत इंडिगो ग्रो करने में लगती थी। और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिगो है वो ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे वो चाहते थे कि अच्छी मिट्टी पे, अच्छी सॉइल पे, अच्छी लैंड पे ग्रो करें, लेकिन जो पीजेंट्स है वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इंडिगो जो है वो उनकी मिट्टी ही खराब कर देती थी और वहाँ पे उसके बाद कभी भी राइस की कल्टीवेशन नहीं की जा सकती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। क्या सर्कमस्टेंसेस रहे कि बंगाल के अंदर इंडिगो की प्रोडक्शन बिल्कुल कोलैप्स हो गई, खत्म होने की कगार पर आ गई। इंडियन फार्मर्स रिबेल्ड अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो प्लांट। इंडिगो फार्मर्स ने क्या किया, विरोध किया कि उनसे जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया ना जाए, उसके विरोध में थे वो। ब्लू रिबेलियन ब्रोक आउट इन मार्च 1859, इसका नाम क्या रखा, ब्लू रिबेलियन। ये कब 1859 में हुआ, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे, विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। और इसकी स्टार्टिंग से ही क्या हो गया कि इंडिगो की जो प्रोडक्शन होती थी बंगाल के अंदर वो खत्म कर दी गई। फार्मर्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, फार्मर्स ने प्लांटर्स को मना कर दिया कि वो किसी भी टाइप का कोई रेंट पे नहीं करेंगे। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक किया वेपन्स के साथ, और जो वुमेन थी उनके हाथ में जो भी उनके किचन इम्प्लीमेंट्स थे, जैसे कि पोट्स वगैरह है, पैन है, फ्राई पैन की कोई भी चीज़ उनके हाथ में आ जाए, उसी से उन लोगों ने उन पे अटैक किया, प्लांटर्स पे। द एजेंट ऑफ द प्लांटर्स वर बिटन, जो एजेंट थे प्लांटर्स के, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे या लोगों को देखने आते थे कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी पीटा गया। फार्मर्स हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली सेग्रीगेटेड,
जो फार्मर्स लोगों उन प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको भी हटाया गया या उनको भी विरोध किया गया उनका भी। और हालांकि हुआ क्या था उस टाइम पे, जब बंगाल में ये सब चल रहा था ना, तो लोगों ने देखो कंपनी का विरोध किया, नॉर्मल लोगों ने भी किया, उनके घर में जो वुमन है उन लोगों ने भी विरोध किया, और साथ में प्लांटर्स को जो प्लांट लगाने आते थे या सिर्फ ग्रो करने वहाँ पे अपना पैसा कमाने आए उनको भी पीटा गया। साथ में जो इंडियन लोग थे जो उनके साथ में ले हुए थे कंपनी में, उनको भी उस टाइम पे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेशक हाई लेवल पे थे, जैसे लैंडलॉर्ड हो गया, जमींदार हो गए, उनमें से भी बहुत सारे लोग उस टाइम पे इन पीजेंट्स के साथ या इन रेयट्स के साथ थे। इसीलिए ये रिबेलियन थोड़ा सा आगे बढ़ पाया और सक्सेस हो पाया, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इनके साथ मिले हुए थे पीजेंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। फाइंड करो चंपारण मूवमेंट का और महात्मा गांधी का रोल भी पता करो। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, तो इनको डिस्कस करना है। टू ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा था। चंपारण मूवमेंट देखो क्यों हुआ था, चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था, इंडिगो के खिलाफ, कि इंडिगो, अब बिहार में वो लोग चाहते थे कि इंडिगो ग्रो करो, हालांकि वो सिंथेटिक डाई भी ले आए थे बट इंडिगो भी ग्रो करवा रहे थे, तो ये उसी के खिलाफ हुआ था, उसका अप्रेसिव एटीट्यूड था। लोगों ने क्या दिखाया कि वो नहीं ग्रो करना चाहते थे, तो वो कुछ गुस्सा थे, वो कभी लोग मना कर देते थे, कभी किसी तरीके से मना कर देते थे, या लोगों को विरोध करते थे कि हम ये ग्रो नहीं करेंगे। उन लोगों की ज़मीन हड़प ली जाती थी, ब्रिटिश लोग उनकी ज़मीन हड़प लेते थे कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो हम आपकी ज़मीन ले लेते हैं, या उनको गाँव से बाहर निकाल दिया जाता था, या उनके पास बहुत अत्याचार होते थे उस टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें आप सर्च करो, चैप्टर आपने रीड आउट किया आप उसमें से ढूंढो और लिखो या डिस्कस करो अपनी क्लासमेट से। द नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द रेबेलियन ऑफ द रैयत पीजेंट। रैयत पीजेंट्स का रेबेलियन क्या रहा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में था, जो रैयत पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आगे से ना तो कोई रेंट पे करेंगे, ना ही हम कोई कर्ज लेंगे, ना ही हम इंडिगो ग्रो करेंगे, आप चाहे तो हमें अपनी ज़मीन से ही निकाल दीजिए, हम किसी और कंट्री में जाकर रह लेंगे, भीख मांग लेंगे और उसके बाद खा लेंगे, लेकिन हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। ये हमने चैप्टर में रीड आउट किया है, तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप देखिए प्लीज़। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी रोल इन इट। गांधी जी का क्या रोल था, गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया था वो भी आपको लिखना है, क्योंकि जब गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, तो गांधी जी ने क्या किया, उनको प्रोटेक्ट किया या उनका साथ भी उस टाइम पे दिया कि हाँ ये लोग सही हैं, और उनके साथ उनके आगे होकर लड़ाई की एज अ लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द आइदर टी और कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया। अब हिस्ट्री देखिए, आप किसी भी साइट पे या किसी से भी आप पूछ भी सकते हैं, या आप अपनी इंटरनेट पे देख सकते हैं टी और कॉफ़ी की प्लांटेशंस के बारे में, और आपको देखना है कि वहाँ पे वर्कर लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे दोनों में डिफरेंस है, और इंडिगो की प्लांटेशंस में लोग कैसे काम करते थे। तो आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, जैसे कि टी प्लांटेशन जो असम में है, तो उसके बारे में आप कैसे लिख सकते हैं, उनके ऑनर्स किस टाइप के हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, उनको ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती है, वर्कर्स भी बहुत सारे चाहिए होते हैं, और समटाइम्स क्या होता है जो टी ग्रो करते हैं ना उनके वर्कर इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी वेजेस बेचारों की बहुत कम होती है, उनको पर डे के बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। हैबिटेशन उनकी क्या है, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो गाँव में खेतों में काम करते हैं उनके पास क्या फैसिलिटी होती है, कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, बस उनको तो 2 वक्त का खाना मिल जाए वो भी बहुत होता है, समटाइम्स वो भी लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के पास। क्या क्या प्रॉब्लम रही होंगी आप लिखेंगे। नेक्स्ट है लाइफ इन द इंडिगो फील्ड। इंडिगो फील्ड में क्या लाइफ रही होगी, जो कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेटर जो थे या जमींदार जो थे वही ओनर होते थे, वही राजा होते थे, उनसे ही रेवेन्यू लेना है, सॉरी उनको ही रेवेन्यू देना होता था और उनसे ही कर्ज लेना होता था पीजेंट्स को, क्योंकि अगर कर्ज नहीं लेंगे तो सीड्स कहाँ मिलेंगी। और उनको मजबूरी भी ये होती थी कि बेशक हाई प्राइस पे बाहर जा रहा है लेकिन उनको किसको क्रॉप्स सेल आउट करनी होती थी, जमींदार को ही, वो जमींदार को ही वो अपनी क्रॉप्स दे पाते थे। क्यों, क्योंकि अगर जमींदार को नहीं देंगे किसी और को दे देंगे बेशक ज़्यादा पैसे में, लेकिन वो जो जमींदार है जब उनको नीड होती थी पैसे की तो वही प्रोवाइड करवाता था, इसलिए वो उसी को देते थे, बेशक वो कम पैसे में लेता था। नेक्स्ट जनरली कल्टिवेटर्स वर्कड इन अ फील्ड देमसेल्फ। अक्सर क्या होता था जो कल्टीवेटर है वो खुद अपने खेतों में काम करते थे, जो जैसे जिनके छोटे खेत हैं, जो किसान हैं, रैयत हैं, वो अपने खेतों में खुद भी काम करते थे।
ठीक है। जो बड़े जमींदार हैं वो अपने खेतों में खुद काम नहीं करते, प्लांटर्स भी अपने खेतों में खुद काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो औरों को, रैयत को रख लेते हैं, पीजेंट्स को रख लेते हैं कि उनके खेतों में आके काम करो, लेकिन जो कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी फील्ड में खुद ही काम करते थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। अब हम इस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा। ओके, थैंक यू।